हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। पिछली क्लास में हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर और वेव फंक्शन के ऊपर थोड़ी सी बातें करी थी। इस क्लास में जो है हम लोग उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन देखा था कुछ इस तरह का। पिछली क्लास में ये 1/4 पाई लिखना हम मिस कर गए थे, वो यहाँ पर लिख करके हमने इसको इम्प्रूव कर लिया है। तो अगर हम 1s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन देखें तो कुछ इस वे में लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई z डिवाइडेड विथ a0 टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस z r अपन a0। मतलब तुमको लग रहा होगा क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा है, कहीं z कहीं a कहीं e कहीं p, कुछ भी कैसे भी आ जा रहा है। जस्ट देखते रहो, परेशान ना हो। इसमें कुछ हम लोगों को ज्यादा नहीं करना, बस इसको देख करके थोड़ा डिस्कशन तुम्हारे साथ, मतलब दिखा करके थोड़ा डिस्कशन तुम्हारे साथ करना है। तो ये 1s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन हो गया हम लोगों का। सेम वे यहाँ पर 2s ऑर्बिटल के लिए भी कुछ उसी से मिलता जुलता वेव फंक्शन लिखा हुआ है। इस बार हम कुछ बोल नहीं रहे इस बार बोल नहीं पा रहे हैं। तुम लोग जो है इसको देख करके जो समझना चाहते हो समझ लो, हम रुके हुए हैं। और फिर उसी तरह से 2pz ऑर्बिटल के लिए भी वेव फंक्शन लिखा हुआ है 1/√24 z divided by a0 to the power 3/2 zr divided by a0 into e to the power zr divided 2। तो इस तरह से पहली कंट्रोल 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 जो है ये फंक्शंस जो है यस। तो साई 1s साई 2s अरे बस कर भाई, रुक जा। यस अरे बाप रे बाप। अरे रुक जा यार। तो साई 1s साई 2s साई 2pz 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शंस हमने लिखे हुए। हम काफी देर तक हंसते रहे और तुम आसानी से अब इसको पढ़ ही चुके होगे। तो स्पेशली हम इस 2pz वाले वेव फंक्शन को अगर देखें तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इतने पार्ट को हम कहेंगे, ये जो है रेडियल वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन है, और जो इधर वाला पार्ट है ये
एंगुलर वेव फंक्शन है। ये रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन से क्या मतलब है वही हम लोगों को इस क्लास में बस समझना है, बाकी ये सब कुछ याद नहीं रखना है, राइट। याद रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम लोगों को समझ लेना है कि वेव फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, रेडियल और एंगुलर। ये क्या है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा उसका डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो देखो, जैसे सपोज हमारे पास ऐसा एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये एक पार्टिकल पी रखा हुआ है। तो इस पार्टिकल पी का जो पोजीशन है हम लोग कैसे बताएंगे? एक तरीका ये है कि हम बताएं ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है। मतलब तुम इसको कुछ ऐसे समझो, जैसे मान लो हम यहां पर खड़े हैं और हमें किसी के घर का एड्रेस बताना है, तो हम कहें सीधे पहले तुम यहां से जो है 200 मीटर सीधा चले जाना, ठीक। कह दो ये तुमने एक्स एक्सिस पर बात कर ली। फिर यहां से 90 डिग्री का टर्न लेना और 300 मीटर थोड़ा और जाना। तो ये हम लोगों ने बात कर ली वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस पर जो है 300 मीटर तुम चले जाना, एक्स एक्सिस पर 200 मीटर चले जाना, ठीक। 200 मीटर सीधा जाना, फिर 90 डिग्री मुड़ करके बाएं हाथ को 300 मीटर जाओ। फिर यहां पर जब तुम जाओगे तो यहां पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर जो है तुम उस पर देखना, ठीक। यहां से चौथे फ्लोर पर देखोगे तो जो बंदा खड़ा मिलेगा उसी की तुम तलाश कर रहे हो। तो देखो, तुमने 3 दिशाओं में बात की, एक तो इस दिशा में बात की, दूसरी इस दिशा में बात की, और तीसरा तुम ऊपर की दिशा में भी थोड़ी बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो वही चीज यहां पर भी है, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पर होगा, वाई एक्सिस से कुछ दूरी पर होगा, जेड एक्सिस से कुछ दूरी पर होगा। तीनों से अगर हम इसकी दूरी बता दें कि कितनी कितनी दूरी है, तो हम इस पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हैं। जैसे हमने कहा यहां से एक्स डायरेक्शन में 200 मीटर, वाई डायरेक्शन में 300 मीटर, और बिल्डिंग मान लो यहां तक की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, तो ऊंचाई के डायरेक्शन में 50 मीटर। तो एक्स एक्सिस पर 200 मीटर चले, वाई एक्सिस पर 300 मीटर चले, और जेड एक्सिस पर 50 मीटर ऊंचाई पर चढ़े, तब जाकर के इस आदमी से तुम्हारी मुलाकात हो रही है। तो कुछ वैसा ही यहां पर भी इस पार्टिकल के पोजीशन को हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर, कितनी दूर एक्स एक्सिस पर जाएं, कितनी दूर वाई एक्सिस पर जाएं, कितनी दूर जेड एक्सिस पर जाएं, इससे हम लोग इसका पोजीशन बता सकते हैं, राइट। तो हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस को ऐसे बना दें, कहते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, ये हम बाहर वाला हिस्सा बना रहे हैं, एक्स वाई जेड। या भी बहुत बार हम लोग जेड इसको बना देते हैं, एक्स इसको, वाई इसको कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। किसी को भी एक्स कह लो, किसी को भी वाई कह लो, किसी को भी जेड कह लो। अब अपना पार्टिकल पी यहां पर है, ठीक। मेरे को इसका पोजीशन बताना है, यहां से इसका पोजीशन बताना है। एक तो तरीका है कि हम कहें एक्स एक्सिस पर इतना दूर, वाई एक्सिस पर इतना दूर, जेड एक्सिस पर इतना दूर, ऐसे बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम यहां से सीधे इसकी दूरी नाप लें, हम यहां से सीधे इसकी दूरी नाप लें, कहते ये दूरी जो है आर है, और यहां से एक ऐसा हम बॉल इमेजिन करें, जब हम बॉल के अंदर जो है इसको खोज रहे हैं। अभी तक तो हम बॉक्स के अंदर खोज रहे थे, अब हम बॉल के अंदर खोज रहे हैं। बॉल में क्या होता है, रेडियस होता है, तो हम रेडियली इस डायरेक्शन में, 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 किसी भी डायरेक्शन में बॉल, इस बॉल का बहुत सारा इनफाइनाइट रेडियस खींचा जा सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल हो सकता था, तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो होगा ही होगा। तो दूरी आर फिक्स है, ठीक, लेकिन डायरेक्शन अभी फिक्स नहीं हुआ, ये इस डायरेक्शन में मिल सकता था, या फिर इस डायरेक्शन में यहां पर उतनी दूरी पर मिल सकता था, यहां पर उतनी दूरी पर मिल सकता था, यहां पर उतनी दूरी पर मिल सकता था। तो केवल दूरी से बात नहीं बनेगी, इसका पोजीशन बताने के लिए मेरे को दूरी के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन में हम बताएंगे कि जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, चलो कह दिया ये एंगल थीटा है। फिर ये जो, अगर हम इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करें तो प्लेन ऐसे मिलेगा, इस प्लेन का वाई एक्सिस के साथ एंगल कह दो फाई है, तो ये दो एंगल्स थीटा और फाई अगर हम फिक्स कर दे, ये दूरी आर फिक्स कर दे, ये थीटा फिक्स कर दे, पाई फिक्स कर दे, ये तीनों चीज हमें पक्का पक्का पता हो, तो हम पता लगा लेंगे कि ये पार्टिकल कौन से पोजीशन पर है, किसकी बात की जा रही है। मतलब पार्टिकल की बात किस पार्टिकल कहां पर है, कौन से पोजीशन की बात की जा रही है, हम इसको आर, थीटा और फाई की मदद से भी बता सकते हैं। तो जब हम किसी चीज का पोजीशन एक्स वाई जेड की मदद से बताते हैं तो हम लोग कहते हैं कार्टेशियन,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये कार्टेशियन की स्पेलिंग हमें कोई भरोसा नहीं कि हमने सही से लिखा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और जब हम आर थीटा फाई की मदद से बात करते हैं, आर थीटा और फाई, आर क्या है, कितनी दूर है, थीटा और फाई मतलब इन दोनों एंगल्स को भी हमको समझाना पड़ेगा, तो हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखा था, उस वेव इक्वेशन को हम लोगों ने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पर देखा था। एक्स वाई जेड एक्सिस की मदद से उसको हमने लिखा हुआ था। हम चाहे तो उसी इक्वेशन को आर थीटा फाई की मदद से भी लिख सकते हैं। तो चलो मान लिया कि हमने लिख दिया, ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है। हमने मान लिया कि जो साई का वैल्यू था, जो वेव इक्वेशन साई है, वो एक्स वाई और जेड के टर्म्स में लिखा जा सकता है, या फिर साई जो है आर थीटा फाई के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए साई को मेरे को आर थीटा फाई के टर्म्स में लेकर के सॉल्व करना पड़ता है। एक्स वाई जेड में इसका सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि लोगों ने वो वाला रास्ता नहीं लिया। जिन लोगों ने सॉल्व किया उन्होंने ये रास्ता, एक्स वाई जेड वाला रास्ता नहीं लिया। उन्होंने एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में कन्वर्ट करके उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश की। इससे काम उनका आसान हो गया था। तो वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड एक्सिस में पहले, मतलब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पहले एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में लिखा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा, फिर आर थीटा फाई के फॉर्म में लिखा, और आर थीटा फाई के फॉर्म में लिखने के बाद इसको सॉल्व करके साई का वैल्यू निकाल लिया। तो कह दो कि मेरे को साई का कुछ न कुछ वैल्यू मिला, ठीक। जैसे हमको साई का ऊपर ये जो वैल्यू हमने लिखा है 2pz के लिए मेरे को ये वैल्यू मिला, तो ये आर थीटा फाई को सॉल्व करने से ही मिला है। तो ये थीटा देख रहे हो ना, थीटा वाला पार्ट, ये बता रहा है कि कुछ एंगल पर तुम्हें जाना पड़ेगा। कितने एंगल पर जाना पड़ेगा इस इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व करने से पता चलेगा। तो वेव फंक्शन का ये वाला हिस्सा जो है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर मिलेगा। वेव फंक्शन का ये वाला हिस्सा वो इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर मिलेगा, किस रेडियस पर, कितनी दूरी पर, रेडियस या दूरी। और ये वाला हिस्सा जो है बताता है किस डायरेक्शन में तुम जाओगे तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन पक्का पक्का मिल जाएगा। और जब इस इक्वेशन को हम अच्छे से सॉल्व करके फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं तो मेरे को समझ में आता है कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, और ये जो ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से रहता है। कहां से पता चला? इसी इक्वेशन की मदद से आगे कैलकुलेशन हम करते चले गए, राइट। इसी इक्वेशन की मदद से आगे कैलकुलेशंस करते चले गए। ग्राफ को प्लॉट किया, 3 डायमेंशनल में ग्राफ प्लॉट किया ना, 2 डायमेंशन में नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपनी बुक्स में और क्लासेस में 2 डायमेंशनल ग्राफ ही देखते हैं, एक्स एक्सिस पर इतना, वाई एक्सिस पर इतना। लेकिन अभी जो है 3 डायमेंशनल ग्राफ की बात हो रही है कि 3 डायमेंशनल ग्राफ लंबाई और चौड़ाई ही नहीं, लंबाई और चौड़ाई के साथ गहराई भी। तो हम लोग देखते हैं कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पाया जाता है। तो इस तरह से पी जेड ऑर्बिटल जो है वो इस तरह के हैवी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बना है। मत सोचना कि बस ऐसा ही किसी ने जो है अपना सोच सोच करके लिख दिया। बहुत ही हैवी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके पीछे, और वहां से सारे रिजल्ट्स निकाले गए हैं कि कहां कहां ग्राफिकली खोजा गया है कि कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो ये वाला पार्ट बताता है कि इतना दूर जाओ, ठीक। लेकिन इतना दूर हम इसी डायरेक्शन में क्यों जाए? इस डायरेक्शन में भी तो जा सकते थे, इस डायरेक्शन में भी जा सकते थे। मान लो 2 सेंटीमीटर जाना है तो 2 सेंटीमीटर कह दिया, न्यूक्लियस से 2 सेंटीमीटर जाओ, तो न्यूक्लियस से 2 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन ये वाला पार्ट कहता है नहीं, 2 सेंटीमीटर तुम इधर की तरफ ही जाना या इधर की तरफ ही जाना। तो एक पार्ट ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए न्यूक्लियस से कितना दूर जाना पड़ेगा। दूसरा पार्ट ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए न्यूक्लियस से किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जो डायरेक्शन बताता है एंगुलर वेव फंक्शन उसे कहते हैं, और जो दूरी बताता है उसे हम रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल क्या होता है? ये तो पी ऑर्बिटल है, पी जेड था ना, ये जेड एक्सिस और ये पी जेड ऑर्बिटल हो गया। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल क्या है? स्फेरिकल है, मतलब प्रत्येक डायरेक्शन में वो बराबर रूप से फैला हुआ है। किसी भी डायरेक्शन में जाओगे वो मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्ट्रॉन इसमें इधर भी, ये न्यूक्लियस है तो इधर भी मिल सकता है, इधर 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 इधर, जिधर भी तुम कहो। एस ऑर्बिटल में जब देखोगे तो इलेक्ट्रॉन किधर भी मिल सकता है, प्रत्येक जगह पर मिल सकता है। जिसका एक मतलब ये है कि इसमें
डायरेक्शन जैसी कोई बात नहीं है, कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में जाओ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर हमने निकाल लिया कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो 2 सेंटीमीटर किधर भी चले जाओ, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, जिधर भी 2 सेंटीमीटर चले जाओ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वे में एस ऑर्बिटल में हम कहते हैं ये डायरेक्शन लेस है। ये क्या है? डायरेक्शन लेस है, जबकि पी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल है। ये सब कहां से पता चला? एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन देखो, इसमें कुछ थीटा वगैरह दिखाई नहीं पड़ा है। इसमें ये वाला पार्ट जो है दूरी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दूरी वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट एंगल वाला पार्ट है। एंगल वाले पार्ट में कोई थीटा वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहा। ये वाला पार्ट दूरी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एंगल वाला पार्ट है। इसीलिए जो है इक्वेशन हम लिख रहे थे ना, शुरू में इतना जो है हंस हंस के हम पागल हो गए इक्वेशन को लिखते लिखते। तो इक्वेशन याद नहीं करना है हमको, बस समझ लेना है कि इक्वेशन में 2 पार्ट्स है। एक पार्ट जो इस बात को कंट्रोल करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितनी दूर है, और दूसरा जो है इस बात को कंट्रोल करता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मिलेगा। तो जो दूरी को कंट्रोल करने वाला पार्ट है रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं, और जो एंगल को कंट्रोल करने वाला, डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला पार्ट है उसे एंगुलर वेव फंक्शन कहते हैं। तो एस ऑर्बिटल चूंकि स्फेरिकल है, प्रत्येक दिशा में है, ठीक, तो हम कहते हैं उसमें रेडियल वेव फंक्शन तो है, रेडियल पार्ट तो है, लेकिन एंगुलर पार्ट उसका नहीं। ठीक, एंगुलर पार्ट में कोई एंगल जैसा डिस्क्रिप्शन नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ अता पता नहीं है। तो फाइनली तुम इसको भी इसी में मिला दो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 1s में कोई डायरेक्शन नहीं है, 2s में कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, p में p ऑर्बिटल आएगा, d ऑर्बिटल आएगा, f ऑर्बिटल आएगा, तो इन ऑर्बिटल्स में डायरेक्शन होता है। तो इन ऑर्बिटल का वेव फंक्शन जब भी लिखोगे, जैसे हमने जो सबसे सिंपल वेव फंक्शन खोज सकते थे वो खोज करके लाया है ना, बहुत टेढ़ा वाला नहीं खोज करके लाया। तो 2pz सबसे सिंपल था, इसमें थीटा दिख रहा है मतलब डायरेक्शन होगा। इसी तरह से 2px के लिए लिखोगे, 2py के लिए लिखोगे, या फिर dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इन सब के लिए जब तुम बात करोगे तो उनमें भी ये थीटा और फाई कहीं कहीं केवल थीटा दिखेगा, और कहीं कहीं जो है कहां चला गया, कहीं कहीं तुमको थीटा और फाई दोनों दिखेंगे। ठीक, तो जब ये थीटा और फाई आ जाए तो इसका मतलब एंगल की बात चल रही है। तो अब हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसमें 2 पार्ट हो सकते हैं, 2 पार्ट होंगे। एक ऐसा पार्ट जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों की दूरी के बारे में बताता है, और एक ऐसा पार्ट जो डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इतना दूर किस डायरेक्शन में जाए। और एस ऑर्बिटल में ये डायरेक्शन वाला पार्ट गायब रहेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल किसी भी डायरेक्शन में जाओ, एस ऑर्बिटल प्रत्येक डायरेक्शन में स्फेरिकली फैला हुआ रहता है। तो एस ऑर्बिटल इज डायरेक्शनलेस, उसमें कोई एंगुलर पार्ट नहीं है, उसमें सिर्फ रेडियल पार्ट है। तो इस क्लास में हम लोग इतने पर ही रुकेंगे, बस इतना ही हम लोगों को समझना था कि जो वेव फंक्शन होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, रेडियल एंड एंगुलर, और दोनों के मतलब क्या होते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। बाय बाय।